नमस्कार मित्रों, मैं अमरराज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से हम चैप्टर 1 का भाग 2 लेकर चला आए। आप लोग भाग 1 में उपचायन क्रियायन तक पढ़ चुके हैं। चलिए हम भाग 2 में आपको हम संवेदी अंग एवं अनुकूलता के बारे में पढ़ाते हैं। देखिए, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पढ़ते हैं एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं। संवेदी अंग एवं अनुकूलता, जब हम संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं, जैसे कि हम कोई भी संवेदी अंग से पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे, प्रकाश, पानी और ताप, अन्य जीव को जब छूने के बाद हम कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो भी हमें संवेदी अंग द्वारा ही पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप शायद आपका हाथ जल गया, तो आपका हाथ जल गया तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका हाथ जल गया? ये तो नहीं पता लगेगा। लेकिन आपको जब संवेदी अंग आपके अंदर है तो संवेदी अंग आपको संदेश देगा कि आपका हाथ जल गया है, तो वे त्वरित तंत्रिका द्वारा आपके दिमाग तक पहुंचेगा। तो त्वरित तंत्रिका द्वारा आपके दिमाग तक पहुंचेगा तो दिमाग फिर प्रतिक्रिया करेगा और अपने हाथ को हटाएगा। जैसे कि आप किसी को भी देखते हैं यदि तब आप देखने का आभास आपको कैसे होता है? जब आपको रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है, तब जब रेटिना पर आपका प्रतिबिंब, तब त्वरित तंत्रिका द्वारा ही आपके दिमाग तक पहुंचता है, तो आप देख सकते हैं। इसी को हम संवेदी अंग कहते हैं। संवेदी अंग हम उन्हें भी कह सकते हैं जिससे हमें कुछ होने या देखने या करने का आभास होता है, उसे हम संवेदी अंग कहते हैं। चलिए, संवेदी अंग तो बता दिए। संवेदी अंग में जो प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक दोनों होता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो जानते ही होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में एक में हरित लवक पाया जाता है, एक में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो जिससे एक में प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, एक में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। और दोनों में जो रहता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दोनों में संवेदी अंग पाया जाता है, तो वे प्रतिक्रिया करता। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोग का वीडियो में क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा हो, नहीं पता लग रहा, तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा लें। ठीक है, चलिए हम पढ़ाते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, शायद सभी जीव का सभी समस्त परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। देखिए, वही कह रहा कि जो संवेदी अंग होते हैं ना, वे रासायनिक क्रियाएं, पर्यावरण में जितने भी क्रियाएं तो जिससे संवेदी अंग के द्वारा हमें पता लग जाता। चलिए पढ़ते हैं। हम अपने संवेदी अंग द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। देखिए, संवेदी अंग द्वारा हम अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे, प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया देखते हैं। जैसे कि हम इसको पास संवेदी अंग पाया जाता है, तो पानी, ताप और अन्य जीव, प्रदूषक आदि पर्यावरण से अवगत होते हैं, तो हम प्रतिक्रिया करते हैं। आग में जल जाएगा हाथ, तो हम हाथ तुरंत हटा लेंगे, तो यही प्रतिक्रिया होता है। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव में पर्यावरण संकेत प्रति संवेदी एवं प्रतिक्रिया देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि यूकैरियोटिक से लेकर जटिलतम प्रोकैरियोटिक तक सभी में संवेदी अंग पाया जाता है। और देखिएगा, पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्त कला में मौसमी परिजनकों से जनन से प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही एक ऐसा केवल जीव है जो स्वयं से अवगत अथवा संवेचना चित रहता। मैंने मानव ही ऐसा है जरी कि उसके पास संवेदी अंग नहीं भी है, तो पर भी वे सोचने की शक्ति रख सकता। इसलिए इस चेतना जीवों को प्रभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो सकता। हम
जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं तो जिसके हृदय तथा फुसफुस को चालू रखने के लिए मशीन लगाई गई है, वे रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है और रोगी के सभी चेतना नहीं होता। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन जीवों अथवा निर्जीव कहेंगे? ये कह रहा है कि जब कोई कोमा में चल जाता है, आईसीयू में चल जाता है और वे जैसे बेड पर, जो अस्पताल होता है मतलब हॉस्पिटल, उसमें बेड पर लेटा रहता है, तो उसमें उसको कोई भी संवेदी अंग नहीं रहता। उसको अथी करने के लिए मतलब कि हृदय चलाने के लिए मशीन लगा रहता। उसके ही बारे में कह रहा कि उसे निर्जीव कहेंगे या सजीव कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। उच्चतर अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की गाथा है। आपको पता लगाएं कि सभी जीव घटनाओं जिसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है, ऊतकों के गुण कोशिकाओं में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिका अंगकों के लक्षण अंगकों के स्थित अभिन्निक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों के स्थित आणविक घटकों के आसपास में क्रिया करने के कारण। चलिए ये सब हम समझा ही दिए, वही होता है संवेदी। चलिए हम आगे चलते हैं। हम आप लोगों को शॉर्ट में बताते चल जाएंगे, नहीं तो पढ़ कर एक बताना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। और उसके बाद आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा क्या डाउट है, उसके बारे में हम फिर एक सटीक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है। जीव जगत में विविधता। ठीक है, आप लोग कहेंगे जीव जगत में विविधता क्यों किया जाता? देखिए, जीव जगत में विविधता बहुत ज़रूरी है। आप इसे भी कह सकते हैं जीव जगत में विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे होते हैं उसमें कई किस्म के पाए जाते हैं। इसलिए एक कर समझना संभव नहीं है। इसलिए हम जैविक विविधता या जैव विविधता के कारण समझने में आसान होता है। आपके आसपास कितने पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि बेर के पेड़, बरगद के पेड़, फिर कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये भी रहता। तो उसे समझने के लिए कितना लाख जरिए जीव पाए जाते। देखिए हमारे जो धरती है उस पर स्पीशीज माने कि जीव 1.7 मिलियन से 1.8 तक पाए जाते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जीव हमारे पृथ्वी पर जीव 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक पाया जाता। एकदम नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आप लोग तो समझ ही गए कि जैव विविधता किस लिए किया जाता है। जैव विविधता इसलिए किया जाता है क्योंकि जीवों में वर्गीकरण कर हम समझे जा सकें, क्योंकि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक जीव पाए जाते हैं, तो हम कैसे एक एक करके समझेंगे। इसलिए उसे अलग अलग वर्ग में रख दिया गया है कि आप समझ पाएँ। जैसे कि आगे चलकर जो सेकेंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा कि जैसे प्रोटिस्टा जगत में, एनिमेलिया जगत में, प्लांटी जगत में, कवक जगत में, फंजाई जगत में कैसे कैसे सभी जीवों को बांटा गया, जीवों एवं पौधों को बांटा गया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एक किस्म के पौधे को ज्ञान लेने पर उस समूह के पाए जाने वाले सभी पौधे के बारे में जानकारी हो जाती है। यही है कि जैसे कि जैव विविधता कर दिया जाएगा, तो एक वर्ग में जितने भी पौधे रखे गए हैं एक के बारे में जान लेंगे तो सभी के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब तक की ज्ञात की गई स्पीसीज या जैविक 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम सटीक और सही जानकारी मिल जाएगी। किताब लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है। विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं।
हम पौधे तथा प्राणियों में उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश में विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसी कारण नाम पद्धति का आविष्कार हुआ। देखिए अब किताब में भी आप लोगों को दिखा सकते हैं, देख लीजिएगा। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसमें उसके नाम के विश्व के जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। देखिए इसे सरलता समझने के लिए आप लोग समझिएगा, विश्व में कई मिलियन पेड़ पौधे एवं प्राणी होते हैं। विश्व में तो आपको बताएं कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक होता है पेड़ पौधे। तब उतने पेड़ पौधे होता है, तब आप लोग कैसे जान पाएंगे? जैसे कि आपको आम में, जैसे कोई वैज्ञानिक है, आम में उसे कुछ पता लगा तक वे क्या कहेगा जो मतलब दूसरा देश से जाकर हमको आम में यह चीज़ पता लगा, ये तो अच्छी बात है। जैसे कि जो नेनुआ होता, नेनुआ को परवर कहते हैं, तो कि कई जगह नेनुआ कहते हैं, तब कैसे जान पाएंगे? कोई के समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए नाम पद्धति का इस्तेमाल किया गया। नाम पद्धति का इस्तेमाल जरिए इसलिए किया गया है कि आप राज्य में कोई भी नाम रखें, लेकिन वैज्ञानिक नाम उसे रखा जाता है। कि वैज्ञानिक नाम जैसे आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो जैसे आम में आपको कुछ पर पता लगा तो आप देश भर में, विश्व में जाके कहेंगे हमको मैंजीफेरा इंडिका में कोई चीज़ प्राप्त हुआ। समझ गए? इसलिए हमें नाम पद्धति का इस्तेमाल करना जरूरी है। नाम पद्धति प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसकी नाम के सारे विश्व में जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। समझ गए? कोई भी जीव का एक मानक नाम होता है। जैसे कि मानव का होमोसेपियन नाम होता, तो होमोसेपियन नाम तब पहले मानव हम अपने देश में करें, किसी देश में और कुछ कहेगा, इसलिए आप होमोसेपियन कहेंगे तो पूरे विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ जाए। इसलिए नाम पद्धति का इस्तेमाल किया जाता। अब अध्ययन एवं सरलता के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक जीवों के वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। देखिए उसे पहचानने के लिए कई वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया अपनाई है। ठीक है, आप समझिए। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सबनीय नियम तथा कसौटी है, जिसमें ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। देखिए आप लोग यहाँ पर ही देखिए लिखा हुआ भी है, हम आपको दिखा देते हैं। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सबनीय नियम एवं कसौटी है, जिनका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN दिया गया। जानते हैं जो एक इंटरनेशनल कोड रहता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, जो है ना, जो पौधे का वैज्ञानिक नाम रखने के लिए वे सिर्फ पौधे का वैज्ञानिक नाम ढूंढता है और पौधे का ही वैज्ञानिक नाम लेता है। ये इंटरनेशनल लेवल का जो पूरे विश्व में जाना जाता है। अब आप कहेंगे जरी कि प्राणी का कौन नाम धरता है, उसका भी तो कोई होगा, तो ज़रूर है। देखिए आप लोग, देखिए हम बताते हैं। प्राणी ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN ने बताया वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। देखिए जो पौधे का था ना, नोट डाउन कर लीजिए। पौधे का जो नाम रखता है वैज्ञानिक नाम, जो ICBN रखता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जो प्राणी का रखता है जो ICZN रखता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और देखिए वैज्ञानिक क्या कह रहा है, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव में एक ही नाम रहे। वैज्ञानिक का कहना है कि प्रत्येक जीव में एक ही नाम हो, जिससे ना हम पूरे विश्व में पता करेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का, जैसे घर का नाम कुछ होता, बाहर का नाम कुछ होता, स्कूल का नाम कुछ होता, अब प्यार से उसे कुछ कहते हैं, तब कैसे पता लगेगा कि एक ही आदमी को कह रहे हैं? इसलिए एक कॉमन नेम तो रहता है ना, जो स्कूल का नाम रहता है कि सभी लोग जानता कि ये कॉमन नेम है, उससे बुलाते हैं तो सब जान जाता। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए या इतना तक पढ़ें। फिर जैव विज्ञान ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की सबनीय मान्य नियमों का पालन करता। इसके पालन नियम करते हैं। देखिए प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। जो नाम रखता है वैज्ञानिक नाम, उसमें 2 घटक होते हैं, मतलब कि 2 होते हैं, वंश नाम एवं जाति संकेत। एक वंश नाम होता है, वो जाति संकेत होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है,
जीव विज्ञान ज्ञात जीवों वैज्ञानिक नाम के लिए सबनीय मान्य नियम को पालन करता है। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम एवं संकेत नाम। देखिए, एक वंश नाम एक संकेत नाम होते हैं। तो आप लोग कहेंगे वंश नाम क्या होता है, संकेत नाम क्या होता है? देखिए, वंश नाम और संकेत नाम। आम का नाम है, नोट डाउन करिए, आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा वंश नाम है और इंडिका जाति का नाम है। मतलब कि इंडिका जाति में आता है और मैंजीफेरा वंश का नाम है। समझ गए? जैसे कि नाम है, मेरा ही नाम ले लीजिए, अमन राज। अमन राज पटेल है नाम जरी। तो अमन राज जो हो गया, जो मेरा वंश नाम हो गया, कि हम वंश मतलब जन्म लिए तो हमारे माता पिता रह गए। अब पटेल है जो मेरा जाति ही है, कि पटेल में हमारे जरी पिताजी भी पटेल लगाते हैं, सभी हमारे यहाँ पटेल लगाते हैं जरी। तो ये हो गया जाति। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, द्विगु नाम पद्धति किसे कहते हैं, देखिए बताते हैं। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते उसे द्विगु नाम पद्धति कहते हैं। जिसमें देखिए, अब नोट डाउन करके लीजिएगा, नोट डाउन से बताते हैं। इस प्रणाली में जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विगु नाम पद्धति कहते हैं। जिसमें दो नाम रहते हैं उसे वो द्विगु नाम पद्धति कहते हैं। जैसे कि अमन राज, तो अमन राज का दो नाम है, एक अमन है एक राज है, तो उसे द्विगु नाम पद्धति कहते हैं। वैसे ही देखिए, वैज्ञानिक का नाम अमन आम, तब मैंजीफेरा इंडिका दो नाम है, उसे हम द्विगु नाम पद्धति कहते हैं। चलिए, ये ओवर हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ये सब जरिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिए। आपको आम का उदाहरण वैज्ञानिक नाम से विधि से समझिए। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। चलिए, आप नाम पद्धति के अनेक सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। अनेक सार्वजनिक नियम निम्नलिखित, मतलब कि नाम पद्धति को कैसे लिखा जाता। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। इसके 4 पॉइंट हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है और तिरछे अक्षर में लिखे जाते हैं। इसका आदुभव चाहे कहीं से भी हुआ, इन्हें लैटिकरण अथवा इसे लैटिन भाषा में उत्पन्न समझा जाता। देखिए, यहाँ पर पूरा नोट डाउन है, ये वाला पढ़िएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं से भी, इंडिया से भी वैज्ञानिक खोज कर सकता, इसका नाम वैज्ञानिक नाम ही होगा। यूएसए से भी, ब्रिटेन से भी, कहीं से भी खोज सकता। तो खोजने के बाद लैटिन भाषा में नहीं लिखेगा, ये कॉमन बात है। ये लैटिन भाषा में ही लिखेगा और ये तिरछा अक्षर ही लिखेगा, क्योंकि लैटिन भाषा में हमेशा तिरछा लिखा जाता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, पढ़ रहे हैं। जैविक नाम से पहले वंश नाम होता है, जबकि दूसरे शब्द में जाति संकेत पद होते हैं। आप लोग दम नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से यहाँ देखिए, जैविक नाम से पहले वंश नाम, मतलब कि जैविक नाम से पहले तो वंश नाम बताए ही थे और जाति नाम। वंश नाम जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है आम का, तब मैंजी हो गया, मैंजीफेरा हो गया जो वंश नाम है, इंडिका हो गया जो उसका जाति है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछे लिखना चाहिए। यह रेखांकि उसके लैटिन उद्भव को दिखाता। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैविक नाम से लेकर देखते हैं। ठीक है, जैविक नाम जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रखते हैं। दोनों, जैसे मैंजीफेरा तो एक तरफ रखते हैं, इंडिका एक तरफ रखते हैं, और दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं अलग अलग। जैसे दोनों के तो अंडरलाइन करेंगे क्योंकि अलग अलग है जरी, और उसे लैटिन भाषा में लिखते हैं जरी। आप लोग तो जानते ही हैं कि पहला मैंने दिखाया था कि कोई भी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होता तथा वह तिरछा होता। ठीक है, समझ गए। अब चौथा पॉइंट देखिए, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है और वह बड़ा अक्षर में होना चाहिए। जो पहला अक्षर जो बताता है, जैसे मैंजीफेरा, तब मैंजी रहेगा, जब एम रहेगा जो बड़ा अक्षर में रहेगा, बाकी सब छोटा है। जबकि जाति पद छोटा अक्षर है, जाति जो लिखाता वह तो छोटा ही लिखाता, आगे वाला अक्षर तो बड़ा ही होता। मैंजीफेरा इंडिका का उदाहरण इसकी व्याख्या कर सकता। ठीक है, समझे। जैसे अब फिर देखिए, चरमो पॉइंट तो आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे यह है।
पहले सेम वही है। अब चलिए आगे। जाति संकेत पद के बाद अथवा जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखा जाता है और इसके संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंजीफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है कि पहली स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। आप लोग समझे, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन लगा रहा था। लिन मतलब कि जो साइंटिस्ट कोई भी चीज़ का आविष्कार करता है उसका नाम तो जानते हैं। जैसे न्यूटन, तो न्यूटन का पूरा नाम हो गया, तो न्यूटन अंतिम में लगा हुआ है। क्योंकि न्यूटन उसे किस लिए दिया जाए कि ये न्यूटन से याद रखेगा कि न्यूटन जो साइंटिस्ट था जो इसे किया था। जैसे कि क्लोरस लिनियस है, तो क्लोरस लिनियस जो है तो वही तो लिन लग गया। मैंजीफेरा इंडिका जो क्लोरस लिनियस ने आविष्कार किया है वैज्ञानिक ना, इसलिए लिन लग गया। मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो क्लोरस लिनियस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ज्ञात जीवों को वर्गीकृत अध्ययन के समय सामान्य संवेग जैसे जगत, किंगडम, संघ या भाग, डिवीजन, वर्ग और गण और कुल, फैमिली, वंश, जगत और इसके ऊपर जाने पर गुना कम जाता। देखिए अब एक दूसरा टॉपिक आ गया। आप यहाँ पर पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कहता है। यहाँ से यहाँ पूरा जरी देख लीजिएगा, जरी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। रुकिएगा। चलिए दोस्तों, अब कल पढ़ाते हैं जी। आप लोग थर्ड वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हम जल्द से ही जल्द कल थर्ड वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है यदि, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई भी डाउट आता है तो हम कमेंट बॉक्स में लिख दें, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम तुरंत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल अभी नया है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आपको वीडियो में सब चीज़ समझ में आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम बना रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति देखकर वो चीज़ सीख रहा। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करने से कहा हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है जरी, इसलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरी। धन्यवाद दोस्तों। थर्ड वीडियो ज़रूर से ज़रूर जल्दी आ जाएगा।